लोग कर रहे सवाल, क्या नापी कराकर कर दी गलती? एनसीएल के साथ हुई बैठक के बाद सभी मंच नाराज। एनसीएल की खदानों के विस्तार के लिए मोरवा के जमीनों का भू अर्जन होना है। इसके लिए क्षेत्र में मकान की नापी की जा रही है। बताया जाता है कि यहां करीब 50% से ऊपर मकानों की नापी हो जाने के बाद अब एनसीएल विस्थापन को लेकर अपना रुख साफ कर रहा है। इसके बाद मोरवा विस्थापन के लिए बनाए गए सभी मंचों को लगने लगा है कि एनसीएल उनके साथ छल कर रहा है। बताते चले कि गुरुवार शाम एनसीएल मुख्यालय के सभागार में विस्थापन मंचों के प्रतिनिधियों के साथ एनसीएल प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई थी। इसके बाद विस्थापन मंचों ने आरोप लगाते हुए बताया कि प्रबंधन ने जमीनों के रेट समेत उसमें वर्ग मीटर के हिसाब कटौती की बात सहित जमीनों को कृषि भूमि के एवज पर मुआवजा देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने पहले फेज में 90% की जगह सिर्फ मकान का मुआवजा, वो भी बिना सोलेशियम के देने की बात कहकर सभी को अवाक कर दिया। इसके अलावा एनसीएल प्रबंधन द्वारा सभी जमीनों पर बनाए जाने वाले मकान का मुआवजा भूस्वामी को देने की बात कही गई है। एनसीएल द्वारा रुख साफ करने के बाद सभी मंचों ने एक होकर एनसीएल के विरुद्ध अपनी रणनीति तैयार करने का मन बना लिया है। कलेक्टर के साथ त्रिपक्षीय वार्ता में 18 लाख की बात सामने निकल के आई। हालांकि वो भी आधिकारिक कोई पुष्टि ना ही एनसीएल की तरफ से हुआ, ना ही जिला कलेक्टर की तरफ से कोई पुष्टि की गई। ये बात कही गई कि वहाँ 18 लाख वो मान रहे हैं। उसके बाद कुछ हद तक सिंगरौली विस्थापन एक तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा था, परंतु उसके बाद कल फिर एक बैठक हुई एनसीएल मुख्यालय में, जिसके बाद सभी अब आक्रोशित दिख रहे हैं। नमस्कार, सिंगरौली विस्थापन के मुद्दे पर बात करने के लिए मैं मनीष राजकिशोर पांडे के साथ फिर आज मौजूद हूँ। आज हमारे साथ सिंगरौली पुनर्स्थापना मंच के प्रवक्ता राजेश जी हैं। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि कम से कम आप प्रथम दिन से, जब से सेक्शन 4 लगा है तब से आप अनवरत जनता के बीच में हमारी और एनसीएल और कलेक्टर साहब की बातें रखते आए हैं। आपको बता दूं कि जनता जितना खुश हो रही थी, हम लोग बार बार लोगों को मना कर रहे थे कि नापी न करवाइए, आपको क्या क्या घाटा हो सकता है, वह भविष्यवाणी आज 1 वर्ष बाद लोगों के सामने खुद आ रही है। ये नापी कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया, नापी का सपोर्ट करना है किसी मंच के द्वारा। एकदम ये समझ लीजिए कि नापी ही आज एनसीएल के लिए एक ढाल बन गई है, जो हमारे ऊपर किसी भी तरह का वो प्रहार कर सकते हैं। अब हमें अपनी ढाल उससे भी ज़्यादा मजबूत बनानी पड़ेगी कि उनके प्रहार से बचना पड़ेगा, क्योंकि अब जमाना चेक का नहीं है, अब जमाना आरटीजीएस का है। कल की बैठक में क्या सब हुआ? आपको बता दें कि कल हम लोग पहले तो बैठक में जब गए तो सीएमडी साहब को हम लोगों ने धन्यवाद किया कि एक बड़े मुद्दे को आपने सुलझा लिया, और उसमें सबसे ज़्यादा धन्यवाद यहाँ की क्षेत्रीय जनता का है कि जो हमारी डिमांड को लेकर अड़े रहे लास्ट तक। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, समझौता बीच का होता है। कहाँ 1,37,000 वो देने की बात कर रहे थे और कहाँ हम लोगों ने 25 लाख का एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया था। अब एक खाई और पहाड़ के बीच का समझौता 18 लाख में हुआ। हम लोगों की मेहनत से पहले मेढ़ौली में प्लॉट के बदले 6 लाख रुपए दिया गया था। आज हमारी मेहनत से हर प्लॉट के बदले व्यक्ति को 18 लाख, 3 गुना पैसा मिलने जा रहा है। लेकिन वह भी कल की मीटिंग से हम लोग अवाक रह गए कि जो पिछले 1 वर्षों से सीएमडी साहब सारे दलों को अलग अलग बैठाकर और सबको अपने हिसाब से जो है मसाला देते रहते थे, गोली देते रहते थे। कल वो उनकी गोली जब एक साथ 2-3 मंचों को देखा तो अचानक उनकी गोली फंस गई और वो एकदम बौखला गए। और कल बौखलाहट में वो स्पष्ट कर दिए कि उनकी मंशा क्या है, और वह मंशा कल उनकी सामने आ गई। सबसे बड़ी बात कि वो अनुबंध में हमको ले जाना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए आपकी 40 बाई 60 की ज़मीन है, या मान लीजिए मोटी मोटा आपका 20 डिसमिल रकबा है, तो 20 डिसमिल में यह 500 स्क्वायर मीटर अनुबंध के आधार पे यह आपको देंगे स्क्वायर फीट के रेट से। उस 500 मीटर में भी 3 हिस्सा कर देंगे।
जिसमें आप ये समझ लीजिए कि एक 3 हिस्सा करके एक हिस्सा जो आगे का है उसको 100% देंगे, ये बीच वाले हिस्से में 20% की कटौती करेंगे और पीछे वाले हिस्से में 60% की कटौती करेंगे। ये क्या लार एक्ट में ये प्रावधान है क्या? लार एक्ट में के हिसाब से अगर ये चलते तो इतनी समस्याएं ही नहीं होती। यह कर क्या रहे हैं कि सारी किताबों को सामने रख ले रहे हैं, जिसमें जनता के लाभ की चीज़ है उसमें वो कहीं ना कहीं एक्ट को आड़े ला देते हैं, और जिसमें जनता को ज़्यादा मिलना है उसमें यह अपनी व्यवस्था जाहिर कर दे रहे हैं कि हमारा बजट कम है। तो अब जनता की तरफ से हम लोग जा रहे हैं तो ये हम लोग खुद असमंजस में हो जा रहे हैं कि हमको इनके साथ डील कैसे करनी है। हमने पहले दिन ही कहा था ये कारपोरेट है और कारपोरेट के साथ आपको डील करनी पड़ेगी। ये एक अनुबंध का मामला हो गया। और किन किन मुद्दों पे बात हुई कल फिर दूसरा, वही मैं अपनी बात को पूरा कर लूं कि जैसे मान लीजिए कि ये 500 स्क्वायर मीटर आपको दे देंगे, उसमें एक तो आपका बड़ा नुकसान होगा, कम से कम 20 से 25% एवरेज में पूरी ज़मीन का कम मिलेगा। उसके बाद जो ज़मीन आपकी 20 डिसमिल में बचेगी, 5 डिसमिल को अलग 15 डिसमिल, उसको यह कृषि का मूल्य लगाने की बात कर रहे हैं। और जबकि ये रजिस्ट्री जो है एक एवरेज लिए, तो जब एवरेज रजिस्ट्री लिए हैं और हमारे पूरे शहर की जितनी भी ज़मीनें हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थित हैं, हर घर के सामने सड़क, नाली, पानी, विकसित प्लॉट हैं, तो विकसित की परिभाषा हम लोगों ने यही इनको बताया कि कागजों में लिखा कि 500 या 100 मीटर के इर्द गिर्द सड़क, रोड, नाली, पानी, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, उसे विकसित प्लाट में रखा जाए। और हम रजिस्ट्री भी कराने जाते हैं तो इसी प्रकार होता है। नगर निगम क्या कृषि भूमि के हिसाब से टैक्स ले रहा है? न नगर निगम कृषि भूमि के हिसाब से टैक्स ले रहा है, न रजिस्ट्रार ऑफिस में आपकी रजिस्ट्री का कृषि भूमि के हिसाब से पैसा लगा है, और न ही किसी भी तरह का अधिभार या शुल्क आपको कृषि भूमि का लग रहा है। आपको पूरा नगरीय का खर्च देना पड़ता है। टैक्स ये आपसे जब लेंगे तो नगरीय लेंगे। आज मुआवजा देने की बात है तो वो ग्रामीण की बात कर रहे हैं। पहले तो आप समझ लीजिए कि नगर निगम 45 वार्ड में सबसे प्रीमियम वार्ड 1 से लेके 11 तक आकलन हुआ था, और आज हमारा कंपैरिजन 30 नंबर वार्ड से किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं न शहरी है न ग्रामीण है, बीच का एक वार्ड है। और जबकि हमारी पुरानी बाजार जो है या न्यू मार्केट जो है वो सिंगरौली जिले का फाउंडेशन मार्केट है। जब यह सिंगरौली नाम पड़ा था तो वह नाम कहाँ से आया? इसी सिंगरौली जहाँ का आज विस्थापन हो रहा है, सिंगरौली विलोपन की कगार पे है। ये विस्थापन नहीं कर रहे हैं, मैंने इनको कल भी बताया और पहले भी मैं मंचों से कह चुका हूँ कि एनसीएल पूरी तरह से विलोपन की तरफ जा रहा है। न ये R&R साइट देने की बात, जब R&R की बात आती है तो भलगढ़ का नाम लेते हैं, तो हम लोग डर जाते हैं कि हम भलगढ़ क्यों जाएंगे, जबकि हम लोगों ने बार बार कहा कि 1 नंबर से 45 नंबर वार्ड तक कहीं बसा दीजिए, हमको ज़मीन के बदले ज़मीन दे दीजिए। हमें नहीं चाहिए आपका जो है 25 लाख, 16 लाख, 18 लाख, 6 लाख, हमको नहीं चाहिए। हमको ज़मीन के बदले ज़मीन, प्लॉट हमारा जो होता है वो हमको दे दीजिए। तो वो तो ये डिनाई कर गए। अब उसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे सबसे बड़े मुद्दे पे, जो इनसे क्लियर कट सीएमडी साहब से हम लोगों की बात हुई थी, जिसमें सारे मंच शामिल थे। इन्होंने कहा था कि हम जितना भी आपका मुआवजा का पूरा पैकेज बनेगा उसका 90% आपको भुगतान कर देंगे। कल ये मुकर गए। कल इन्होंने सीधा कहा कि आपका भले कितना भी ज़मीन हो, 2 एकड़ भी हो, उसमें जो कंस्ट्रक्शन आपका एरिया है और उसका जो भी मूल्य होगा वो हम विदाउट सोलेसियम, आपको क्लियर बता दें, बिना सोलेसियम दिए सिर्फ मकान के आपके स्ट्रक्चर का पैसा आपको दे देंगे। वो भी स्ट्रक्चर का देंगे, फुल पैसा नहीं देंगे। और न ही आपको R&R का पैसा देंगे, न ही आपकी ज़मीन का पैसा देंगे, न ही आपको 15-15 लाख जो हर वयस्क को मिलना है वो पैसा देंगे। अब हमने इनसे कल सवाल किया कि मान लीजिए कि मेरा घर, ज़मीन और घर मेरा बैंक में मॉर्गेज है, आप मुझे, मेरा अगर 2 करोड़ का मुआवजा बनता है और मकान का उसमें मेरा 40 लाख है, 40 लाख आप मुझे पैसा देंगे, 40 लाख मैं अगर उस बैंक के खाते में डालूंगा और मेरे ऊपर 1 करोड़ का लोन है, तो वो तो 40 लाख बैंक में ही सूख जाएगा, पैसा मुझे मिलेगा नहीं। तो मैं आप मकान खाली कैसे करूंगा, मैं दूसरी ज़मीन कैसे खरीदूंगा, मैं दूसरी जगह, जबकि लार एक्ट ये कहता है कि आप 100% पैसा देंगे और 6 महीने के बाद हमसे आप पोजीशन लेंगे, लेकिन ये उसको मानने को नहीं तैयार हैं। ये फिर उसके बाद कह रहे हैं परंपरागत जो चला आ रहा है। तो ये जहाँ पे शतरंज की तरह ये जो गोटी जिस खांदे में फिक्स हो रही है उस खांदे में रख के ये शतरंज खेल रहे हैं हमारे साथ। और मैं बार बार
सबसे विनम्र निवेदन किया था। हमने इतनी कुछ बातें हुई, लोगों से, हमें अपने लोगों से लड़ना भी पड़ा, आपके ही माध्यम से चैनल से चलाया गया था। हमारे बाजार के वरिष्ठ बुजुर्ग जो इनकी बातें सम्मान इनको दिए, आज वो बेचारे नजर नहीं मिला पा रहे हैं समाज में। उनका क्या दोष था? वो कहीं ना कहीं हमारे आपके लिए ही तो लड़ रहे थे। हाँ, हमारे और आपके लिए सही बात है कि आज हमारे अन्य, मैं बता दूं कि सिंगरौली विस्थापन मंच एक बड़ा मंच था, जिन्होंने ये आश्वासन दिया था कि नहीं, आप हमारे साथ रहिए, नापी करवाइए और सब अच्छा होगा। परंतु जैसी एनसीएल की फितरत, वो फिर मुकर गया। आने वाले समय में 18 लाख से मुकर जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि औपचारिक उन्होंने वहाँ पे ऐलान किया था। इसका कोई अभी तक आधिकारिक पुष्टि इन्होंने नहीं की, ना इन्होंने ना जिला कलेक्टर ने। इस चीज के बाद मुख्यालय में आप लोगों का क्या रुख था? हम लोगों ने इनसे डिमांड किया है, इनसे बोला भी कि आज तक आपने कोई मिनट्स की कॉपी नहीं दी, जितने भी मीटिंग ऑफ मिनट्स हुए उसकी कोई कॉपी नहीं मिली। तो अब इसके बाद जब भी हम बैठक में बैठेंगे तो पहले तो हमें पुराने पूरे मिनट्स की कॉपी चाहिए, क्योंकि अब हम बिना लिखित इनसे कोई बात नहीं करेंगे। और जब तक ये लिखित देना शुरू नहीं करते हैं तब तक मैं फिर पुनः सबसे निवेदन करूंगा कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जो लोग नापी नहीं कराए हैं वो तत्काल सारे काम छोड़ के नापी को बंद कराएं। ये तो अब दूसरे मंचों से भी ये आह्वान किया जा रहा है कि अब नापी मत कराइए, नापी को बंद कराएं। और सबसे ज्यादा नुकसान जो सरकारी जमीन वालों का होने जा रहा है, ये क्या किए कि पहले सिंगरौली विस्थापन मंच में 2 फाड़ किए, 2 लोग आपस में लड़ते रहे सिर्फ जगह को लेके, जबकि जगह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। आज जगह दोनों का गौण हो गया, ये फिर पैसे पे आ गए। अब उसके बाद जब ये देखे कि ये भीड़ अब एक हो रही है तो इन्होंने क्या किया, सरकारी वालों को, जबकि हमारे पास पहले इंडेक्स में लिखा हुआ है कि सरकारी वालों को वही लाभ मिलेगा जो मुझे मिलेगा, जिसको हमने इनसे मनवा लिया था। लेकिन अचानक किसी भी सरकारी वाले के बीच में 2 अपने दलाल छोड़ दिए और सरकारी वालों से आवाज आई कि चलिए थोड़ा सा कम भी देंगे तो हम जल्दी लेके नापी करवा लिए हट जाएंगे, फिर ये लोग लड़ते रहेंगे। तो उसका इन्होंने फायदा लिया और सरकारी वालों का पैसा सीधा जो है 30% कर दिया। हम 15 लाख की बात किए थे, 15 लाख पे ये एग्री भी थे, आज सरकारी वालों को 5 लाख पे लाके खड़ा कर दिया। अब उनसे ये नेगोशिएशन कर रहे हैं, जैसे लग रहा है बेचारे वो अपनी जमीन जायदाद देके इनसे भीख मांग रहे हैं। आज वो मजबूर हो गए। अब उनको किसकी धमकी दी जा रही? कलेक्टर साहब की, कि जैसे बंधा में हुआ वैसे यहाँ होगा। ये बताइए, बंधा का विस्थापन और मोरवा शहर का विस्थापन एक हो सकता है क्या? जो विधायक, जो सांसद, जो पार्षद, जो नेतागण उनसे हाथ जोड़ जोड़ के उन जनता से वोट मांगे हैं, आज उस जनता के साथ कोई नहीं खड़ा है। आज जनता अकेली सड़क पे, चौराहे पे लोग चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, औरतें निकल रही हैं घर से। जो औरतें बेचारी अपने घर के बगल में, कभी हमने तो ऐसी ऐसी शक्ल देखी, हमारे मोहल्ले में की बहुत सी औरतें जो कभी हमने शक्ल नहीं देखी थी, हमने कहा ये भी सिंगरौली में रहती, वो लोग आज बेचारी आज अपना आशियाना लेकर सड़क पे घूम रही हैं। उनका दोष क्या है? हमारा दोष क्या था? हमारे बुजुर्गों का दोष क्या था? 2-3 मंच बन गए, लेकिन किसी भी मंच की ये मंशा नहीं थी कि किसी का नुकसान हो। हर मंच ने ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए, जनता के लिए, चूंकि आज हमारा घर, आशियाना सब कुछ जा रहा है। अब आगे की क्या रणनीति बनाई है? हमारी रणनीति देखिए, प्रयास हमारा पूरा है। कल हम मीटिंग से निकलते ही पहले तो बहुत ही दुख हुआ हम लोगों को, और वह दुख इतना हुआ कि उसका मैं आपके चैनल के सामने बयान नहीं कर सकता हूँ। ये जिसका मुझे जो है अंदेशा था, जिसके लिए मैं बार बार अपनों से लड़ जाता था, आज वही हमारे अपनों के सामने आ गया। तो आज हमारे अपने हमसे नजर नहीं मिला पा रहे हैं, तो उससे मुझे खुशी नहीं हो रही है, उससे मुझे और ज्यादा दुख हो रहा है कि शायद हम उनसे उस समय न लड़े होते, हम ही बैठ गए होते। मेरी गलती थी कि हम ही बैठ गए होते, और जब आज उनका भ्रम टूटता तो वो मुझे अपने आप बुलाते। आज वो हमको बुला रहे हैं तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, मैं एनसीएल के साथ नहीं खड़ा रहूंगा। मैं उस व्यक्ति के साथ खड़ा रहूंगा जो आखिरी व्यक्ति है, जो आज अपने घर को लेके चौराहे चौराहे पे माइक और चोंगा लेके बेचारा घूम रहा है। मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। एनसीएल मुझे कुछ नहीं देने वाला है। जितना भी लोगों को भ्रम है ना कि बड़े लोग हैं, मैनेज हो जाएंगे, अरे समझिए बात को कि एनसीएल एक सरकारी कंपनी है। 1 रुपए का अगर वो आल्पिन और रबर भी लेते हैं ना तो बिना कोटेशन और बिना टेंडर के नहीं लेते हैं, और जब टेंडर में आप आते हैं तो उसमें दलाली नहीं चलती है। मुद्दा अभी भी ये है कि इस सारे प्रकरण के बाद क्या रणनीति बनाई जा रही है? सिंगरौली विस्थापन मंच से आपको आह्वान आया है, सुन रहे हैं कि आप लोग एक साथ बैठक भी करने वाले हैं, इसके बाद क्या रणनीति बनेगी? एनसीएल के ऊपर कैसे दबाव बनाया जाए? अब रणनीति बड़ी भयावह होने वाली है। मैं आपके माध्यम से बता दे रहा हूं, मैंने उनको चैलेंज किया था कि अगर हमारी बातों को वो नहीं माने ना
तो जो खिचड़ी उनके गेट पे हम लोग खाए थे, उनकी मशीनों पे खिचड़ी बनवा के खाएंगे। और मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि अब स्थिति ऐसी होगी कि जिसका कंट्रोल कहीं ना कहीं हम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज जनता में बड़ा आक्रोश है और जनता यह चाह रही है कि हमारी चीज़ें सुलझ जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सीएमडी साहब इतने बड़े मास्टरमाइंड हैं कि वो देखने में तो बड़े भोले लगते हैं, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े चालबाज हैं। और उनकी चालबाजी अब हम लोग समझ गए हैं। अब उस नज़रिए से हम उनके साथ मीटिंग नहीं करेंगे। अब हमने जो पहले दिन अकेला मैं था, मैं कहता था, हमारी टीम फिर इकट्ठा हुई, लोग एक साथ दिए हमारा। आज हम लोग इस पड़ाव पे आए कि एक एक चीज़ें हमने कुरेद के उनकी निकाल दी, और ये हम पहले दिन ही निकालना चाहते थे। अगर ये चीज़ उस समय ये चीज़ें निकल जाती ना, तो आज हमें हमारी शक्ति अलग होती, हमारी नापी नहीं होती ना, तो वो एकदम नतमस्तक होके हमारी हर बातें मानते। लेकिन अभी भी मैं सबसे बोलता हूँ, हिम्मत ना हारिए, कुछ नहीं बिगड़ा है। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे हम लोग कि एनसीएल के लिए मजबूरी हो जाएगी हमारी बातों को मानना और समझना। चलिए, ये थे राजेश जी जिन्होंने आह्वान किया है कि नापी मत करवाइए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हालांकि अन्य मंचों द्वारा भी अब ये आह्वान किया जा रहा है, मीडिया में चल रहा है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में चल रहा है कि नापी नहीं करवाइए। अब लग रहा है कि सब मोरवा की जनता, मोरवा के वरिष्ठ सभी एक हो गए हैं और अब आने वाले समय एनसीएल के लिए और दिक्कत पैदा करेगा विस्थापन को लेकर के। नमस्कार।